नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम रेशम के उत्पादन के विषय में अध्ययन करेंगे। रेशम के कीड़े के मुखग्रंथियों से निकलने वाली लार से प्राप्त होता है, जो वातावरण की हवा के संपर्क में आने से सूख जाता है और रेशा बन जाता है। रेशम के कीड़े के पालने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर या पेड़ के पत्तों से पाला जाता है। इनमें जो कीड़े हमारे रेशम उत्पादन करते हैं, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। ये रेशम के उत्पादन हेतु शहतूत की विशेष रूप से खेती करी जाती है। अच्छी प्रकार से उन पेड़ों की देखभाल की जाती है। आइए अब हम इस सेरीकल्चर के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रेशम उत्पादन के लिए पहली क्रिया होती है रेशम के कीड़े को पालना। रेशम के कीड़े को पालने की जो क्रिया होती है, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। इसी अल्प अवधि में यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ये अवस्थाएं हैं अंडा, सेकंड लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा कीड़ा। रेशम का उत्पादन के लिए इन 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। रेशम प्राप्ति के लिए कोकून को प्यूपा की जो स्टेज होती है, उसी स्टेज के अंदर हम एकत्रित कर लेते हैं और उनको गर्म पानी में डालकर हम रेशे को प्राप्त करते हैं। यदि कोकून फट जाता है या मौत उसमें से निकल जाता है, तो वह रेशम के लिए अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि उससे हमें टूटे हुए रेशे प्राप्त होते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म की, वो वर्ष में 3 बार दोहराई जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क की जो पहली स्टेज है, वह है शहतूत की खेती। अब दूसरी स्टेज के अंतर्गत आते हैं कि हमें इन कीड़ों को पालना है, और वो कीड़े का नाम मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो क्या था? बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है। इन कीड़ों को पालने के लिए, है ना, सबसे पहले हम कुछ फीमेल मॉथ्स होती हैं। पूर्ण आयु प्राप्त मादा कीड़े 3 दिन में ही अंडे दे देती है। अंडों को विशेष वस्त्र या कागज के ऊपर दिलाए जाते हैं। इन अंडों को हवादार, नमीयुक्त, प्रकाशमय और ठंडे स्थानों पर 12 से 15 दिन तक रखा जाता है। 15 दिन के बाद इनमें से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, जिसे हम लार्वा कहते हैं। लार्वा अवस्था में इनकी देखभाल अत्यंत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जो कि इनकी द्वितीय अवस्था होती है। प्रत्येक अंडे में 3 मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है। इसे एक बांस की टोकरी के या चटाई के रूप में ट्रे में रखा जाता है। इनमें शहतूत की पत्तियों को बारीक करके बिछा दिया जाता है। लार्वा बड़ी तेजी से इन पत्तियों को खाते हैं। इस अवस्था में ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। लार्वा अपने वजन से 38,000 गुना पत्ते खा जाते हैं। अब इनकी लंबाई 10 मिलीमीटर हो जाती है। 15 दिन के अंदर 20 दिन के पश्चात लार्वा 5 पत्तियां खाना बंद कर देते हैं। इस बीच लार्वा 3 या 4 बार क्रमिक अवस्थाओं से गुजरते हैं, और प्रत्येक अवस्था में वह अपनी त्वचा को बदलता है। चौथी अवस्था में कीड़े की त्वचा को रंग स्लेटी कलर का हो जाता है, से गुलाबी हो जाता है। इसकी आकार अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान होती है। यह लगातार अपने सिर को झकझोरता है, जो इस बात का द्योतक है कि वह कोकून बनाने के लिए तैयार है। अब
हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है, अर्थात कोकून का निर्माण या प्यूपा निकलना। इस अवस्था के अंदर लगातार कीड़े अपनी सलाइवा जो होती है, मुख की जो लार होती है, उस लार को स्रावित करते रहते हैं। मुख के ऊपर 2 ग्रंथियां होती है, इनके छिद्रों से जो तरल पदार्थ निकलते हैं, इनमें एक फाइब्रिन और दूसरा सेरेनिन नाम का प्रोटीन होता है, जो शीघ्रता से प्यूपा के चारों ओर लपेटता जाता है। प्यूपा 24 घंटे के अंदर इतना अधिक लार स्रावित कर देता है कि पूरा प्यूपा जो होता है वो पूरे लार्वा को अपने ऊपर ढक लेता है। इसमें कोकून के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय अवस्था या सुप्त अवस्था के अंदर आ जाते हैं। इसी अवस्था के अंदर हम उत्तम रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून्स को इकट्ठा करते हैं। जब वह सुप्त अवस्था में आ जाते हैं तब हम कोकून्स के लिए रेशम को इकट्ठा करते हैं। अब रेशम प्राप्ति के लिए कोकून्स को एकत्रित कर लिया जाता है। इन्हें गर्म पानी अथवा भाप में डालकर इनके अंदर कीड़ों को मार दिया जाता है। गर्म पानी में डालने से ऊपर का सरनन गोंद नरम हो जाता है और धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ कीड़े हमें आगे के लिए अंडे के लिए चाहिए होते हैं, अतः कुछ कोकून से जो अंडे प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए कोकून को फाड़कर कीड़ा बाहर निकलता है। परिपक्व अवस्था या कीड़े 3 दिन के भीतर अंडे दे देते हैं। इस प्रकार कीड़े का जीवन चक्र चलता है। तो हम देखते हैं कि एक जो सिल्क का कीड़ा है वह अपनी 4 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था अंडा अवस्था है, दूसरी अवस्था लार्वा अवस्था है, तीसरी अवस्था प्यूपा अवस्था है और चौथी अवस्था कीड़ा या मौत अवस्था है। हम प्यूपा अवस्था के अंदर ही सिल्क प्राप्त करने के लिए कोकून्स को एकत्रित करते हैं। अब सेकेंड प्रोसेस इसके अंतर्गत जो उत्पादन के लिए आता है कि भाई कोकून्स की छटाई करना। कोकून्स की छटाई करने के लिए आकृति, रंग, रचना, आकार, इनके अनुसार इसकी छटाई की जाती है। अंडाकार व गोल कोकून के रेशों को तैयार करने के लिए रेशा तैयार करने के लिए छांटा जाता है। कई बार लिंग के आधार पर कोकूनों की छटाई करी जाती है। कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर कोकून्स को रखा जाता है। नर जाति के जो कोकून्स होते हैं वे भारी होते हैं और मादा कोकून्स हल्के होने के कारण अलग से एकत्रित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार नर और मादा कोकून्स को अलग अलग एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कोकून्स को छटाई करने के पश्चात इनके ऊपर जो गोंद होता है सिरनिन, उसको ढीला करना और एक्चुअली इसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे कीड़ा मर जाता है और ऊपर का जो गोंद होता है वह मुलायम हो जाता है। अब इन्हें ठंडे पानी में धोकर ऊपर हल्का सा ब्रश मार दिया जाता है जिससे कि हमें रेशे के छोर प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है कि धागा लपेटना। कोकून के जो छोर प्राप्त होते हैं उसको हमें लपेटा जाता है। रेशम का एक अकेला धागा अत्यंत बारीक और कोमल होता है। अच्छा 3 से 8 कोकून्स को एक साथ छोर निकालकर एक साथ लपेटा जाता है। यूजुअली कई बार कोकून्स के अंदर 100 से 200 फीट तक अविरल लंबा धागा हमें प्राप्त होता है। तदुपरांत प्राप्त धागों की लच्छियां बना ली जाती है। इन लच्छियों को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हवा द्वारा सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात इन्हें वस्त्र निर्माण के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर गांठें तैयार करना, लच्छियों को 5 से 10 पाउंड बुक में बांधी जाती है। अब ये सिल्क फिलामेंट बटाई के लिए तैयार हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो सिल्क हमें प्राप्त हुआ है उससे धागे का निर्माण कैसे किया जाता है। धागों के निर्माण के लिए कुशल, योग्य, निपुण और विशिष्ट विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, आंखें, अभ्यस्त उंगलियां लच्छियों को देखकर एक्चुअली
रेशम के किस्म की पहचान कर लेती है, वह इन्हें रंग, बारीकी, बनावट, लंबाई आदि के आधार पर छटनी कर देते हैं। छटनी के पश्चात लक्ष्यों को साबुन युक्त पानी में डाला जाता है। इस प्रकार रेशे के अंदर जो और गोंद रह जाता है वह भी दूर हो जाता है और यार्न मेकिंग या धागा निर्माण करना आसान हो जाता है। तत्पश्चात इन लक्ष्यों को सुखाया जाता है और उन्हें बॉबिन के ऊपर लपेट लिया जाता है। इसके बाद गोंद हटाने की प्रक्रिया करी जाती है। गोंद उपस पूरी तरह से नहीं हटता है तो वस्त्र को पुनः धोया जाता है या उन पर किसी प्रकार का केमिकल यूज किया जाता है, जिससे इस प्रक्रिया से गोंद हटाना या डीकमिंग प्रोसेस कहते हैं। गोंद हटाने से धागा मुलायम, आकर्षक और सौंदर्य युक्त हो जाता है। गोंद हटे हुए वस्त्र शुद्ध रेशमी वस्त्र होते हैं। रचना अत्यंत बहुत ही सॉफ्ट, चमकदार, बारीक, आकर्षक और श्रेष्ठ होती है। इनमें प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, लोच अधिक होती है, परंतु रेशमी वस्त्र अत्यंत कॉस्टली हो जाते हैं, अतः सर्वसाधारण की पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो इन पर एक प्रक्रिया और करी जाती है जिससे ये सुंदर और सुलभ हो जाएं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वजन बढ़ाना। रेशमी वस्त्रों को सर्वसुलभ बनाने हेतु इनके धागों के पर धातु जैसे लोहा, टिन आदि सटाकर भारी बनाया जाता है। रेशमी धागे को इन धातुओं के प्रति एफिनिटी रहती है या सादृश्य रहते हैं, अतः ये धातु धागे से शीघ्रता से चिपककर एक साथ हो जाते हैं। धागे में धातु सटाने की प्रक्रिया को हम वजनीकरण कहते हैं। इससे वस्त्र कुछ कड़े और दृढ़ और सघन हो जाते हैं, परंतु इनमें जो सॉफ्टनेस होती है, जो प्रत्यास्था होती है, इलास्टिसिटी होती है और जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, उसमें कमी आ जाती है। ऐसे वस्त्रों को यदि हम मोड़ते हैं या अधिक समय तक वे टंगे रह जाते हैं तो उनका में अपने आप वस्त्रों के अंदर हमने कई बार देखा होगा कि वे कट जाते हैं या फट जाते हैं। तो ऐसे वस्त्र क्वालिटी के अंदर तो पुअर होते हैं, परंतु एक रेशमी वस्त्र हम सुलभ या कम पैसे के अंदर अधिक लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। ब्लीचिंग, तीव्र और शक्तिशाली ब्लीच रेशम को नुकसान पहुंचाते हैं, अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। रंगने के लिए अम्लीय रंग इसके स्वभाव या प्रकृति के अनुरूप होते हैं, अतः रेशम किसी चटकीले रंगों के द्वारा सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। छपाई, डिजाइन सुंदर सुंदर इस पर अलंकृत की जा सकती है। परिष्कृति एक्चुअली कोमल, महीन, सौंदर्य वैभवपूर्ण होता है, अतः इन पर विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एक रेशम का वस्त्र प्राप्त कर लेते हैं। तो हम संक्षेप में इसका पुनः अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि रेशम को वस्त्र प्राप्त करने के लिए हमें निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पहला, शहतूत की खेती करना, फिर रेशम कीट पालन अर्थात सेरिकल्चर करना। तीसरा इससे हम होता है कि कोकून्स को एकत्रित करना, फिर कोकून्स को एकत्रित कर छुटाई करना, गोंद को हटाना, रीलिंग ऑफ फिलामेंट या धागे को लपेटना, गांठें तैयार करना, धागा बनाना, उसके ऊपर फिनिशेस करना, गोंद हटाने की डिगमिंग प्रोसेस करना, वजन बढ़ाना, ब्लीचिंग, रंगना, छपाई, परिष्कृतियाँ और परिसज्जाएँ। इस प्रकार हम रेशम का वस्त्र तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।